हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष के इस यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम लोग आरएस के पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उस पर हमारी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हमारी जारी है। सारे दोस्तों को बहुत सारा नमस्कार, ढेर सारा नमस्कार। मकसूद जी, आई एम वेटिंग, यस मैं भी आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को बहुत सारा नमस्कार। दोस्तों, कल जाते हुए मैंने आप लोगों को एक सूचना दी थी। उत्कर्ष का ये जो फ्री ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, उत्कर्ष का ये CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक उत्तरदायित्व कह सकते हैं, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। उत्कर्ष अपने इस CSR कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल एक बात साझा की थी कि 5 अगस्त 2018 को जो अपना RS का एग्ज़ाम है, उस RS के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 1 जुलाई को उत्कर्ष ने, निर्मल जी ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिसमें 50 विद्यार्थियों को वो निःशुल्क पढ़ाने वाले। उनका खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा पूरा उत्कर्ष उठाने वाले। तो दोस्तों, इसी CSR के तहत मैं भी आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों पर। आज हम लोग बात करेंगे संसद के दूसरे हाउस के रूप में जो विद्यमान है, राज्यसभा, और उसके बारे में। राज्यसभा अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है राज्यसभा, किस प्रकार से इसका गठन होता है, किस प्रकार से इसकी संरचना है, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो राज्यसभा ही करती है, जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इसे हम लोग अक्सर राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान के रूप में जानते हैं। आज हम लोग ये सारी बातें करना चाहते हैं। आज हम लोग केवल और केवल राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, उसके गठन और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे और उसके संदर्भ में विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ दोस्तों ने, मैंने कल भी आप लोगों के मैसेज देखे, कुछ दोस्तों ने कहा कि सर पहले के जो टॉपिक हो रखे हैं उसकी हमको जानकारी नहीं। आप चिंता मत करिए, 1-2 दिन में हम लोग आपको पूरा शेड्यूल बना के देने वाले हैं कि जब भी अगली क्लास होगी उसका टॉपिक क्या होगा, ये आपको पहले से जानकारी रहेगी। तो अगला टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, उससे भी अगला टॉपिक, पूरा जो कुछ भी है। क्लासेस कब होगी ये निश्चित ना हो, लेकिन क्लास किस टॉपिक पर होगी ये पहले से निश्चित होगा। इतना मैं वादा आप लोगों से कर लेता हूँ। और पहले से कह रखा है, RS के एग्जाम से पहले हम लोग पॉलिटी के वो सारे आयाम देख लेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जरा देखें आप, ये जो राज्यसभा आज आपको दिखाई देती है, वो राज्यसभा किस तरह से आगे बढ़ी उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लेकिन इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है कि ये 12 सदस्य है कौन। ये एक्चुअली में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं। ये प्रश्न इतना कॉमन बन चुका है कि सारे लोगों को पता है कि वो कौन कौन से फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वो साहित्य यानी लिटरेचर के विशेषज्ञ हो सकते हैं, फिर लिखा हुआ विज्ञान यानी साइंस के विशेषज्ञ हो सकते हैं, फिर लिखा हुआ कला यानी आर्ट के विशेषज्ञ हो सकते हैं, और फिर लिखा हुआ है समाज सेवा यानी सोशल सर्विस के विशेषज्ञ हो सकते हैं। कई बार विद्यार्थी क्लास में एक प्रश्न पूछते हैं कि सर, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो क्या इस तरह का क्लासिफिकेशन है क्या कि 3 लोग साहित्यकार होने चाहिए, 3 लोग विज्ञान से संबंधित होने चाहिए, 3 लोग कला से संबंधित होने चाहिए, या फिर 3 लोग समाज सेवा से संबंधित होने चाहिए। दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में संरचना दे रखी है। मेरे मुंह से 81 निकल गया। यस, आप सही कह रहे हैं। गलती कोई भी कर सकता है माया जी। यस, ऑब्वियसली आर्टिकल 80 है, मुंह से 81 निकल गया। आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा। आर्टिकल 80 है एक्चुअली में। इसमें साफ लिखा हुआ है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो जरा देखें, तो मैं बात कर रहा था कि अधिकांश लोग ये कहते हैं कि 3-3 लोग इसमें होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 12 सदस्य साहित्यकार हो सकते हैं, ये 12 सदस्य वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये 12 सदस्य कलाकार हो सकते हैं, और ये 12 सदस्य समाज सेवा के विशेषज्ञ भी हो, समाज सेवा के एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। एक तो बात है ये। हाँ, गणेश जी, मैंने करेक्शन कर लिया है। MG विष्णु जी, मैंने करेक्शन कर लिया है। अनुच्छेद 80 है, आप सही कह रहे हैं। आप लोग
खुद कितने इंटेलिजेंट है, मुझे करेक्शन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एकदम आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बातों का आदर कर रहा हूँ, उसको सम्मान उसको स्वीकार कर रहा हूँ। 81 मुंह से निकल गया, अनुच्छेद 80 ही है। अब देखिए, जब भी राष्ट्रपति किसी सदस्य को मनोनीत करता है राज्यसभा में, तो पहली बात, क्या ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है? तो एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। पहली बात, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। मंत्रिपरिषद जिन लोगों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजेगी, राष्ट्रपति उन लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। एक तो बात ये स्पष्ट हो जानी चाहिए, इसका सीधा सा मतलब है ये उनका स्वविवेक नहीं है, ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। एक दूसरी बात, आपको यहां पर एक बात और स्पष्ट कर देते हैं, खेल के बारे में बात करने वाले हैं। यस, ऑब्वियसली मुझे मालूम है, जैसे ही मैं 4 फील्ड बोलता हूं तो सीधा दिमाग में खेल भी आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। कई बार विद्यार्थी क्लास में ये भी प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि अभी आप लोग खेल के बारे में बात कर रहे हैं, शंकर जी आम आदमी की चर्चा कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का भी नाम लिख रहे हैं, क्यों एमसी मैरी कॉम का नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, नवजोत सिंह सिद्धू का नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं, सब राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे। तो दोस्तों, जब भी मंत्रिपरिषद एक्चुअली में इससे संबंधित मामलों को डील करता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय या यूं कह दीजिए मंत्रिपरिषद जब भी राष्ट्रपति को इस संदर्भ में सुझाव देती है, इस संदर्भ में सलाह देती है कि फला फला व्यक्ति को आप राज्यसभा में मनोनीत कर दीजिए, इसका कतई ये तात्पर्य नहीं है कि कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में एक्सपर्ट है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल लिस्ट भेजी जाती है और राष्ट्रपति उस सूची के अनुसार ही उन्हें मनोनीत कर लेता है। अब रही बात, संजीव जी भी पूछ रहे हैं, मनीषा जी भी पूछ रहे हैं कि सर खेल शब्द का उल्लेख नहीं है तो सचिन तेंदुलकर का नॉमिनेशन कैसे? देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कर देता हूं संजय कुमार जी। यस, सचिन तेंदुलकर अप्रैल 2012 में राज्यसभा में मनोनीत हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी बात सही है, ये भी एक फैक्ट है। और यह भी एक फैक्ट है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80(3), जो आप लोगों की वजह से मेरा करेक्शन हुआ है, आप लोगों ने मुझे कहा, उस अनुच्छेद 80(3) में कहीं पर भी खेल शब्द का उल्लेख नहीं है। सचिन तेंदुलकर ही नहीं, मैरी कॉम भी है, नवजोत सिंह सिद्धू भी, और अगर आप लोगों को शायद आइडिया हो तो दारा सिंह भी राज्यसभा में मनोनीत हो रखे हैं। अगर इन चारों का संबंध देखा जाए तो बेसिकली खेल से है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि फिर ये जो लोग खिलाड़ी है, इनको फिर किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की वजह से मनोनीत किया गया? आपके मन में यह सवाल आ रहा है। ऑब्वियसली रेखा तो कलाकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं। देखिए, खेल शब्द का उल्लेख हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुच्छेद 80(3) में जब हम लोगों ने यह प्रावधान किया कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेषज्ञ व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, तो उसके पीछे हमारी संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी, उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, वो ये थी कि कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हो और उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाए। खेल शब्द का उल्लेख भले ही ना कर रखा हो, लेकिन जिन लोगों को भी हमने, यस ऑब्वियसली दारा सिंह को भी, जिन लोगों को भी हमने राज्यसभा में मनोनीत किया है, चाहे वो खिलाड़ी रहे हो, चाहे सचिन हो जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, तो ये खेल भी अपना आप में एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि आप लोग कह भी रहे हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर का जब अप्रैल 2012 में नॉमिनेशन किया गया था राज्यसभा में, उस समय मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में चैलेंज किया गया कि अनुच्छेद 80 का उल्लंघन है, खेल शब्द का वहां पर उल्लेख नहीं है। कुछ मित्र लोग कह रहे हैं कि खेलना भी एक कला है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि खेलना भी एक कला है। कोर्ट ने जो कहा कि सचिन तेंदुलकर के नॉमिनेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उस 80 की भावनाओं के अनुकूल है, और हमारे संविधान निर्माताओं की भावना ये थी कि किसी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, वो विशेषज्ञ होना चाहिए, एमिनियंट पर्सन होना चाहिए। अगर वो खिलाड़ी है और सचिन, मैरी कॉम, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सब लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर खिलाड़ी होने के बावजूद भी इनको मनोनीत किया है तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वैसे यस, आप लोग कह रहे हैं, बात सही है कि खेलना भी अपना आप में एक कला है, इसलिए अनुच्छेद 80 का ये उल्लंघन नहीं है, हालांकि वहां पर खेल शब्द का उल्लेख नहीं है।
कई बार विद्यार्थी ये भी पूछते हैं, मित्र लोग ये भी पूछते हैं कि जब किसी को कोर्ट में, जब किसी को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है तो क्या उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? गायत्री जी, मैंने करेक्शन कर दिया है, 81 से आर्टिकल मैंने 80 कर दिया है। थोड़ा सा आपको तकलीफ रही होगी, लेकिन मैंने अब वापस अनुच्छेद 80 कर दिया है। क्या उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति के हर एक्शन को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। शायद मैंने पहले भी आपको क्लासेस में बताया हो, अनुच्छेद 356 जब उत्तराखंड में लगा, अनुच्छेद 356 जब अरुणाचल प्रदेश में लगा, तब इन सारी चीजों को कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो ऑब्वियसली राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन में कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता ना रखते हो, इसके बावजूद भी अगर उनको मनोनीत कर दिया गया, ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये अक्सर मित्र लोग पूछते हैं, उसी बात को क्लियर किया गया। अब आते हैं 233 सदस्य, ये कहां से आते हैं? तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, वो अनुच्छेद 80 कहता है कि इन सदस्यों का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछोगे चुनाव करेगा कौन, एक, और आप मुझसे पूछोगे चुनाव होगा कैसे। दोनों बातें क्लियर कर लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, राजपुरोहित, नमस्कार। एकदम मैं ठीक हूँ। हाँ, मनीष जी, मस्त, थैंक यू वेरी मच। 81 से मैंने 80 कर दिया है, आप प्लीज थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 233 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव कौन से विधि से होता है? अनुच्छेद 80 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। कई बार विद्यार्थी एक प्रश्न और पूछते हैं कि क्या सर एकल संक्रमणीय आनुपातिक ही है या आगे गुप्त या खुला भी लिखा हुआ है? तो दोस्तों एकदम बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जिस विधि का उल्लेख करता है, उस विधि का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। यहां ना तो खुला लिखा हुआ है, ना गुप्त लिखा हुआ है। वैसा आपको यह भी बता देते हैं, पहले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से ही होता था। बाद में हमने गुप्त शब्द को हटाकर वहां पर जिस शब्द का उल्लेख किया है वहां है खुला। आप अगर मुझसे पूछोगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किया? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना ही लिखा हुआ, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से इन सदस्यों का चुनाव होगा। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति क्या होती है? तो दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रपति का चुनाव देखा, हम लोगों ने उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा। महाअभियोग प्रक्रिया में क्यों नहीं हिस्सा लेंगे? महाअभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। हमने राष्ट्रपति टॉपिक पर बात की थी, ऑब्वियसली की थी, और हम लोगों ने कहा कि संसद के 14 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आप प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा पुराने वीडियो को भी संभाल कर रखें, उसको भी खंगाल कर देखें, कहीं हमारी ऐसी बातें तो नहीं है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपसे कल भी वादा किया था, ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी आप लोगों के साथ जिसमें कि आपको लगे कि हमको बताई नहीं गई और अचानक कह दी गई है। ऐसा नहीं होगा। पहले हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है। सचिन को 6 साल हो गए, हटाया क्यों नहीं गया है? कृष्ण जी, कहाँ हैं आप? कृष्णा जी, एक 6 साल सचिन तेंदुलकर का टेन्योर पूरा हो चुका है, अप्रैल में ही हो गया है। सचिन तेंदुलकर कार्यकाल पूरा हो गया, अवकाश ले चुके हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इन 233 सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो मैंने कहा एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। 2 शब्द है, एक एकल संक्रमणीय और दूसरा है आनुपातिक पद्धति। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा जो है उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये 6 वर्ष के भी हमने कहां से निकाला है? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में यूं लिखा हुआ है कि राज्यसभा की जो भी सदस्य संख्या है, जो कुल सदस्य संख्या है, उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में अवकाश ग्रहण कर लेंगे। जब 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद में अवकाश ग्रहण करते हैं, 1/3 करते हैं, तो ऑब्वियसली राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। ये हमने निकाला है 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेने की वजह से। जरा देखें, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, राष्ट्रपति चुनाव की भांति, उपराष्ट्रपति चुनाव की भांति
इस चुनाव में भी एक वोटर, एक मतदाता जब मतदान करने जाता है तो वो वरीयता क्रम में मत देता है। कैसे देता है, अभी आप लोगों को बताएंगे। वो वरीयता क्रम में इसलिए मत देता है ताकि वो अगर निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में उसका जो वोट्स है, उसके जो मत है, वो किसी और में हस्तांतरित हो जाते हैं। एकल संक्रमणीय, इसका मतलब यही होता है एकल हस्तांतरणीय। बात एक ही है, अनुच्छेद 80 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय पद्धति से चुनाव होगा। तो पहली बात आपको याद रखनी है मतदाता इस चुनाव में वरीयता क्रम में मत देगा। कैसे देगा, अभी बात करेंगे। और दूसरा जो याद रखना है, वोट अगर निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाया उम्मीदवार तो ऐसी स्थिति में जो मत है वो स्थानांतरित हो जाते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। इस वजह से तो इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय। आनुपातिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को एक निश्चित अभियांश, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। इस वजह से इसे आनुपातिक पद्धति कहते हैं। पर आप लोग मुझसे कहेंगे समझ में नहीं आया, कैसे निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, तो जरा इसको देखें। आप लोग मित्रों जानते हैं हमारी जो राज्यसभा है उसके जो 233 सदस्य है, ये जो 233 सदस्य किस राज्य से कितने चुने जाएंगे, इस बात का उल्लेख है अनुसूची 4 में। भारतीय संविधान का जो शेड्यूल 4 है, उस शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे। और इस शेड्यूल 4 जो है उसके मुताबिक अगर हम लोग बात राजस्थान की करें तो इन 233 में से 10 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना ये 10 के 10 सदस्य, मैं हस्तांतरित कैसे होता है दीपक जी ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऑब्वियसली हाँ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 233 सदस्य, इनमें से 10 सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं। और इस बात का उल्लेख कहां पर है, अनुसूची 4 में। आप लोग जानते हैं अनुसूची 4 वह अनुसूची है जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। अनुसूची 4 के मुताबिक इन 233 में से 10 सदस्य राजस्थान से चुने जाएंगे। अब देखना, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो ये जो 10 सदस्य हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं चुने जाएंगे। ये इस तरह से चुने जाते हैं 3 + 3 + 4। आप कहेंगे समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए 2018 में 3 चुने गए, 2020 में भी 3 चुने जाएंगे और 2022 में फिर ये 4 चुने जाएंगे, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 10। 10 सदस्य एक साथ में अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने कहा ना 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो इस वजह से ये 3 चुने जाएंगे, फिर 3 चुने जाएंगे और फिर 4 सदस्य चुने जाएंगे, यानी कुल मिलाकर हो गए 10। लेकिन आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे अंकित जी उत्तर प्रदेश से कितने हैं? एग्जैक्टली गुमाराम जी ने जवाब दे दिया, 31 है। 31 सबसे ज्यादा वहीं से हैं। खुला मतदान का मतलब क्या होता है बैरू जी अभी बताते हैं, आपसे बात करते हैं, अभी कभी इसको क्लियर करते हैं। पर इसको जरा देखिए, अब देखिए इन सदस्यों को चुनता कौन है, जरा देखें। हम लोग राज्यसभा को राज्यों की सभा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्यों राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए कहते हैं, तुलसीराम जी राज्यसभा के मनोनीत सांसद नहीं, संसद का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है, तो मनोनीत सदस्य क्यों नहीं बन सकता? वो अलग बात है कि आज तक कोई भी मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बना, वो अलग बात है। राज्यसभा को हम लोग राज्यों की सभा इसलिए तो कहते हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऐसा आर्टिकल 80 अनुच्छेद, आज 81 मेरे ऊपर हावी है, अनुच्छेद 80 साफ शब्दों में कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में विधानसभा के 200 सदस्य, ये 200 सदस्य इन 10 लोगों का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, इसी वजह से राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है। एक्चुअली में राज्यसभा हमने बनाई क्यों? हमने राज्यसभा इसलिए बनाई क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, फेडरल सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया। तो दिल्ली में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो संगठन है, उसी संगठन का नाम है राज्यसभा। तो राजस्थान विधानसभा की ये जो 200 सदस्य है, ये 200 सदस्य
10 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, कभी भी एक साथ में ये 10 सदस्य नहीं चुने जाते। इनके चुने जाने का सिस्टम क्या रहेगा, 3 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, इस तरह से चुने जाते हैं। आप कहेंगे चुने कैसे जाते हैं ये बताओ ना। तो फॉर्मूला ये है कि मतदाता कितने हैं, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, ये मतदाताओं की संख्या। ओके, फिर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपॉन लगाइए 1 प्लस यहां पर वो संख्या लिखिए जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं। फॉर्मूला इस तरह से है, आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहां पर वो संख्या लिखी जाएगी जो चुनाव में जीतने वाले हैं और उसमें प्लस 1 कर दीजिए और फिर 1 कर दीजिए। राजस्थान में चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, क्या बात है, क्या बात है, एकदम आपने सही फॉर्मूला बताया, एकदम सही कह रहे हैं। राजस्थान में चूंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है, तो राजस्थान में जो विधानसभा की सदस्य संख्या है वो हो गई 200, मतदाताओं की संख्या 200 है। ओके, अब यहां पर वो संख्या लिखी जाएगी जो चुनाव जीतने वाले। मैंने कहा 3 प्लस 3 प्लस 4, समझ लीजिए 3 लोगों की सीटें खाली है, 3 लोगों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, फिर प्लस वापस 1 कर देंगे। 3 प्लस 1 यानी 4 का भाग 200 में देंगे तो दोस्तों आएगा 50, और 50 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में आएगा 51। यानी राजस्थान में जिस वर्ष राज्यसभा की 3 सीटें खाली है, उस वर्ष आपको चुनाव जीतने के लिए 200 में से 51 मत लाने पड़ेंगे। और दोस्तों ये 51 मत ही अनुपात है, निश्चित कोटा है, निश्चित अभियान से राज्यसभा में चुनाव जीतने के लिए। आप मुझसे कहेंगे, एकदम सही कह रहे हैं किरण जी, एकदम सही कह रहे हैं। आप मुझसे कहेंगे जिस वर्ष 4 सीटें खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 हटा दीजिए, प्लस 4 लिख दीजिए, 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, 5 का भाग 200 में देंगे तो 40 आएगा, 40 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा 41। यानी जिस वर्ष आपको चुनाव लड़ना है और जिस वर्ष 4 सीटें राज्यसभा की खाली है, उस वर्ष आपको चुनाव जीतने के लिए 200 में से 41 मत प्राप्त करने होंगे, जो कि निश्चित कोटा कहलाएगा राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी एक मित्र ने पूछा कि खुला मतदान प्रणाली से क्या मतलब है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होता है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में अनुच्छेद 55 के अंतर्गत लिखा हुआ है। जबकि अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा की संगठन, राज्यसभा के गठन, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है, वहां पर लिखा हुआ एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से चुनाव होगा। वहां खुला लिखा हुआ है और न ही गुप्त लिखा हुआ है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, मैं उम्र के बारे में, अभी सबके बारे में चर्चा करूंगा। एक मित्र ने पूछा खुला मतदान प्रणाली से क्या मतलब है। दोस्तों, अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कुछ बातें साझा की, मैंने ये बताने की कोशिश की कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये जो विधानसभा के सदस्य हैं, ये जब इस चुनाव में वोट देने जाते हैं तो एक बुराई देखी गई है, एक कमजोरी हमने महसूस की, और वो कमजोरी ये है कि विधायक किसी और पार्टी से चुनाव जीतते हैं, वो किसी और पार्टी से विधायक होते हैं, और राज्यसभा चुनाव में वो कई बार दूसरे दल को समर्थन दे देते हैं। गुप्त मतदान पद्धति होने से ये घाटा हुआ। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत एक विधायक ने किस उम्मीदवार को वोट दिया ये मालूम नहीं पड़ता था। इस वजह से कहा गया कि कई बार भ्रष्टाचार भी हो जाता है। ऐसे लोग भी चुनाव जीत गए जिनको किसी भी दल का समर्थन नहीं था, वो धन के बल पर जीत गए। तो ये जो बीमारी थी, ये जो हमारी कमजोरी थी, इस कमजोरी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एकल संक्रमणीय आनुपातिक के आगे खुला लिख दिया, गुप्त को हटा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में 2 एक्ट बने हुए हैं, आरपीए 1951 जैसे हम लोग कहते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये जो आरपीए है 1950 और 1951, वहां पर लिखा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव खुला मतदान प्रणाली से होगा। और जो मित्र ने प्रश्न पूछा कि खुला से क्या मतलब है, खुला का मतलब है कि जब एक विधायक राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में वोट देने के लिए जाएगा, उम्मीदवार को जब वोट देगा तो अपना मत वो दिखाएगा कि उन्होंने अपना मत किसे दिया।
इससे ये मालूम पड़ता है कि कौन सी पार्टी का जो विधायक है वो किसको मत दे रहा है। ये है खुला मतदान प्रणाली। आप ये कह सकते हैं कि ये तो गलत बात है। ये गलत बात नहीं है। ये गलत इसलिए नहीं है, ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकना जरूरी था। जिस तरह से धन बल के आधार पर लोग चुनाव जीतने लग गए थे, इस वजह से हमको गुप्त मतदान प्रणाली की जगह पर खुला मतदान प्रणाली लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दोस्तों, राज्यसभा को मैं बार बार राज्यसभा कह रहा हूं, एक्चुअली में इसका नाम पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही था। ये नाम तो 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम जो है वो राज्यसभा किया गया। ये एक फैक्ट है, आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा। और एक इसी प्रकार का एक फैक्ट और भी है कि राज्यसभा पहली बार गठित कब हुई, तो राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा गठित हुई। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम राज्यसभा भी किया गया। ये कुछ एक फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए हम लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस क्यों कहते हैं। एकदम वर्षा जी सही कह रही है, 3 अप्रैल 1952 एकदम सही है। गिलोटिन पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, गिलोटिन आएगा जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। 13 मई 1952 को बैठक हुई थी। यस, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं आप लोग, कितने पहले से सारी सूचनाओं से भरे हुए हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब पूरे जब मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह देखता हूँ, आप लोगों की जब सूचनाओं को मैं देखता हूँ, बहुत खुशी होती है कि पॉलिटी हमारे पूरे राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलग अलग भागों में पॉलिटी का जो लेवल है काफ़ी ऊंचा हो गया। ये जानकर बहुत बड़ी खुशी होती है। और ये जितना लेवल ऊंचा हुआ है उसी से टीचर का लेवल भी ऊंचा होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दिन हुआ करता था जब हम लोग 15 घंटे 18 घंटे 20 घंटे में पूरी पॉलिटी पढ़ लिया करते थे। आज वो दिन आ गया कि हम लोग 100 घंटे 110 घंटे कभी कभी 120 घंटे भी पॉलिटी पर चर्चा करते हैं, तब भी पॉलिटी पूरी नहीं हो पाती। और इसका पूरा कारण आप लोग हैं। आप लोग इतना पढ़ने लग गए, इतनी मेहनत करने लग गए पॉलिटी में, इसकी वजह से पॉलिटी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। बहुत सुनकर अच्छा लगता है, आप लोगों से ये बातें जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर, बात कर रहे थे राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात की थी लोकसभा के बारे में। लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जा सकती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक बार गठित हो गई तो हो गई, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और उसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस वजह से हम लोग राज्यसभा को स्थायी सभा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, कई बार मैं गिलोटिन बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। बैरू जी बहुत अच्छा लग रहा है, आप यूपी से हैं और हम लोगों को सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात से मोहम्मद अली जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से सारी बातों को सुना जा रहा है, हम लोगों को आप तवज्जो दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का फीडबैक लगातार मिलता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। जरा देखिए, राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। ऐसा क्यों? और जो विद्यार्थी, जो मित्र लोग पहली बार पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को, जो लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई। हम लोग मान लेते हैं 1952 में राज्यसभा गठित हुई। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि राज्यसभा, एमपी से हैं सुदेश जी, बहुत अच्छे। अभी हम लोगों ने बात की कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो व्यक्ति 1952 में चुना गया, उसका जो कार्यकाल है वो 1958 में कंप्लीट होगा। इसके हिसाब से इसका मतलब यही हुआ, यही मतलब हुआ ना। तो आप मुझसे कहेंगे कि हर 2 वर्ष में
अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो पहली बार जब राज्यसभा गठित हुई, एक्चुअली में राज्यसभा तो एक बार ही गठित हुई, राज्यसभा में पहली बार जो चुनकर लोग आए, फिर उनको आपने कैसे अवकाश ग्रहण करवाया होगा? तो बाकायदा सिस्टम सा किया था। 1952 में जो लोग चुनकर आए उनको लॉटरी के द्वारा 1954 में 1/3 सदस्यों को लॉटरी के द्वारा अवकाश दे दिया गया, लॉटरी निकाली गई। जिन लोगों के नाम लॉटरी में आ गए उन 1/3 लोगों को हम लोगों ने क्या कर दिया, अवकाश ग्रहण करवा दिया 1954 में। जैसे ही 1956 आया दोस्तों, फिर 1/3 लोगों को हमने लॉटरी के द्वारा अवकाश ग्रहण करवा दिया। और 1958 आने पर किसी को लॉटरी के द्वारा अवकाश देने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि जो 1/3 बच गए थे वैसे भी 1952 से लगाकर 1958 तक, यानी 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। इस वजह से वो अपना आप ही अवकाश ग्रहण कर लिए। तो इनिशियल स्टेज में 2 बार लॉटरी निकाली गई और 1/3 सदस्यों को हमने अवकाश दिया था। एक तो बात है ये दोस्तों, 1954 में जैसे ही 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण किए, नए 1/3 सदस्य चुन लिए गए। 1956 में जैसे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण किए, नए 1/3 सदस्य चुन लिए गए। यानी राज्यसभा तो वापस वैसा का वैसा, उतना का उतना। सुनील जी आप रांची से हैं, सनील जी आप रांची से हैं, बहुत अच्छा लगता है। 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते गए, नए चुनते गए। ऐसा लगता है कि राज्यसभा कभी खाली होती नहीं है। इस वजह से राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा कहा जाता है। दोस्तों, एक अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। हालांकि ये शब्द थोड़े से ठीक नहीं है। कोई भी हाउस लोअर नहीं है, कोई भी हाउस अपर नहीं है, दोनों हाउस बराबर है, दोनों की ताकत बराबर है। हाँ, रामजस जी आसाम से हैं, बहुत अच्छे, देश के दूर दराज के भागों से। आसाम में मानसून पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये बताइए आप तो, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में मानसून जबरदस्त बरसात कर रहा है। और हमारे सारे मित्र लोग जो ये जो सब चीजें देख रहे हैं, ये लोग नॉलेज की वर्षा कर रहे हैं, मुझ पर आज कर रहे हैं। मैं इस बात को देख पा रहा हूं। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये कभी खाली नहीं होती है। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि राज्यसभा का सदस्य बनूं कैसे मैं, वो पूछ रहे हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन है जैसी लगभग हमने लोकसभा के संदर्भ में देखी थी, सिवाय एज को छोड़कर। भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के संदर्भ में भी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के संदर्भ में भी है। उधर लोकसभा के संदर्भ में 25 वर्ष की आयु है, इधर राज्यसभा के संदर्भ में 30 वर्ष की आयु है। क्वालिफिकेशन के संदर्भ में संविधान में इतना ही लिखा हुआ है। बाकी जो जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी सारी जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर छोड़ी गई है, संसद पर छोड़ी गई है। और दोस्तों, आपको याद है RPA, केरल से हैं, बहुत अच्छा लगता है, यूपी से हैं, वेरी नाइस, राजस्थान से तो खैर है ही है। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, हर चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं है। 2 क्वालिफिकेशन, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये लिखा हुआ है। और 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बाकी सारी जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई है। अब राज्यसभा का साथ में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो लोकसभा के संदर्भ में नहीं है, यानी राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधानों पर आज चर्चा कर लेते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान क्या क्या है जो लोकसभा के संदर्भ में नहीं है। पहली बात दोस्तों, आप याद रखें, भारत के जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति कह दीजिए, अध्यक्ष कह दीजिए, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति है, पहली बात। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति खुद राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो इस वजह से राज्यसभा एक ऐसा सदन हो गया जिसका अध्यक्ष ही उसका सदस्य नहीं है। पहली खास महत्वपूर्ण बात है। अविनेश जी जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अभी एक मित्र लोग पूछ रहे थे कास्टिंग वोट क्या होता है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्णायक मत। दोस्तों,
ये जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के सदस्य नहीं है, तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे क्या राज्यसभा के सदस्य नहीं है और फिर भी वो सभापति होते हैं? राज्यसभा में कभी किसी प्रस्ताव पर, कभी किसी बिल पर वोटिंग हुई, मतदान हुआ और पक्ष और विपक्ष दोनों के मत अगर बराबर हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो वोट दिया जाता है उसी को हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं, उसी को हम लोग निर्णायक मत कहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति है और दोस्तों वो राज्यसभा के सदस्य ना होने के बावजूद भी राज्यसभा में सभापति होने के कारण निर्णायक मत दे सकते हैं। यह है राज्यसभा के संदर्भ में पहला विशेष प्रावधान जो आपको याद रखना है। दूसरी बात, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल हमेशा और हमेशा राज्यसभा करेगी। और दोस्तों संविधान में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा यदि अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उस प्रस्ताव से केवल लिखा हुआ है सहमत हो जाए। दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। एक लिखा हुआ है राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या नहीं लिखा हुआ है, शब्दों पर जाइएगा जरा, लिखा हुआ है राज्यसभा अपनी तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दें तो प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और लोकसभा की हमको केवल सहमति चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये हुआ कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा इनिशिएट करती है, और न केवल इनिशिएट करती है बल्कि लोकसभा की तो केवल और केवल सहमति चाहिए। यह है राज्यसभा के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बड़े गजब की बात है, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 249, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है खासकर कथन और कारण में। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? जो मित्र लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा को यदि ऐसा लगता है, कृष्णा जी गुजरात का राज्यसभा, अहमद पटेल का उदाहरण बताना प्लीज। थोड़ा सा टाइम आज कम है इसलिए अहमद पटेल साहब का उदाहरण नहीं बता पा रहे। खुला मतदान पद्धति की वजह से ही अहमद पटेल साहब जीते थे चुनाव, क्योंकि जो वोट दिखाया था वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को दे दिया जो कि उल्लंघन था, और इलेक्शन कमीशन ने उनका वोट को रद्द कर दिया। इसकी वजह से अहमद पटेल जीत पाए। बात करेंगे, कभी मौका आने पर जरूर इस पर चर्चा करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल 249 की। क्या कहता है? साफ शब्दों में कहता है यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, शब्द जरा सुनिएगा, राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा, आगे जरा सुनिएगा, उपस्थित व, सीधा लिखा हुआ है, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए पहल कर सकती हैं। दोस्तों एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात, इनिशिएट राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। क्यों किया जाएगा अभी बात करेंगे। तीसरी बात, सीधा लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से। दोस्तों यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सीधा लिखा हुआ है उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर लेती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मैंने बात कही कि ये जो कथन और जो कारण के जो प्रश्न है, इस पे कैसा प्रश्न बन सकता है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न हो सकता है, आप मुझे जवाब देना और तुरंत जवाब देना। कथन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आर्टिकल 249 ये कथन है। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा पहल करती है, ये तो है कथन। कारण आपके सामने लिख रहा हूं, राज्यसभा राज्यों के हितों को बेहतर ढंग से समझती है। कथन सही, कारण सही,
दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कथन सही, कारण सही, व्याख्या नहीं करते हैं। कथन सही, कारण गलत। कथन गलत, कारण सही। इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताइए आप। हाँ स्वामी जी, आप रांची से हैं, बहुत अच्छा लगता है। झारखंड, रांची, दिल्ली से भी बहुत सारे मित्र लोग देख रहे हैं, आसाम से भी देख रहे हैं। तो जरा मुझे इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान निर्माताएं देवदूत क्यों थे, उसका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां हमने केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कर रखा है। राज्य सूची के विषय पर यदि संसद कानून बनाएगी तो सबसे ज्यादा विरोध कहां से होगा? सबसे ज्यादा विरोध होगा राज्यों से। इसलिए हमने क्या किया? इसलिए हमने किया कि अगर इनिशिएट करना है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, तो राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हाउस है यानी राज्यसभा, उसी हाउस से हम लोग इनिशिएट करवा रहे हैं। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है आर्टिकल 249 के तहत। तो दोस्तों, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आप अधिकांश लोग सही कह रहे हैं, अधिकांश क्या 99% लोग सही कह रहे हैं, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। आर्टिकल 249 के तहत बनाया गया जो कानून है उसकी अवधि 1 वर्ष होती है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व, तो राष्ट्रीय महत्व हमेशा तो रह नहीं सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ कर ही राज्य सूची में उसको डाला होगा, और अब बाय द वे राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बनाया गया कानून 1 साल के लिए लागू होता है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखिए और क्या कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा के गठन हेतु प्रस्ताव रख सकती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज आप लोग जानते हैं वर्तमान समय में 3 है, और अगर ऑल इंडिया सर्विस का गठन करवाना है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा इस संदर्भ में पहल कर सकती है। और दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि यहां साफ लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व में अगर ऐसा लगता है तो राज्यसभा इस संदर्भ में इनिशिएट लेगा, राज्यसभा इस संदर्भ में पहल करेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, इस संदर्भ में भी प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रकार के ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं आजकल प्रश्न पूछने के। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा से क्यों करवा रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कथन और कारण में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 ये कहता है अखिल भारतीय सेवाओं की सेवा शर्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद करती है। दोस्तों, आप लोग ये भी जानते हैं भारतीय वन सेवा 1966 में बनी है। आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया। ये बागचंद जी एकदम सही कह रहे हैं, IAS, IPS एंड IFS। तो दोस्तों, राज्यसभा क्यों करती है ये अपने को मालूम होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण अनुच्छेद 309 के तहत संसद करती है। अनुच्छेद 310 ये कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, जबकि 311 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को राष्ट्रपति के अधीनस्थ के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान कर रखे हैं। ये अखिल भारतीय सेवाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं तीनों अनुच्छेद। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य थोड़ा अखिल भारतीय सेवाओं से शंका खाते हैं। वो अखिल भारतीय सेवाओं को थोड़ा कम पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर उनका कोई ज्यादा नियंत्रण नहीं है, या यूं कह दीजिए पार्शियल कंट्रोल है, आंशिक नियंत्रण है। इस वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं कम से कम हो। कितना खूबसूरत प्रावधान भारत के संविधान में कर रखा है। एक बार फिर, अगर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन चाहते हैं तो इनिशिएट राज्यसभा करेगी। विरोध राज्यों से होता है, इसलिए पहल भी वहीं से करवाई जा रही है। यही तो भारत के संघात्मक ढांचे की खूबसूरती है, यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है। तो इन सब बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा के गठन करने के संदर्भ में इनिशिएट करने का अधिकार हमने अगर राज्यसभा को दिया है तो इसके पीछे कारण यही है, राज्यसभा
राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। फिर और क्या कर सकती है राज्यसभा? लास्ट पॉइंट जो है वो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, अनुच्छेद 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो ऐसी स्थिति में संसद से 1 महीने के भीतर स्वीकृति लेनी होती है, और अगर 356 लगा तो ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर स्वीकृति लेनी होती है, और अगर 360 लगा तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ प्रावधान कर रखा है, संसद से आपको 2 महीने के भीतर स्वीकृति लेनी होगी। पीयूष जी थैंक यू वेरी मच कि आपको सारी चीज़ें हमारी याद रहती है, थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से देखते रहें, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो 352 में 1 महीना, 356 में 2 महीना, 360 में 2 महीना लिखा हुआ है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो, राज्यसभा पर बात करते करते राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी तब भी आपको ये बताने की कोशिश की गई थी कि संसद की अनुमति लेना मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमति लेना। और बाय द वे लोकसभा अनुमति के दौरान अगर भंग हो जाती है, क्योंकि लोकसभा तो वो हाउस है ना जो भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये सारी अनुमतियां राज्यसभा देती है। ये प्रावधान है राज्यसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस पॉलिटी के विभिन्न आयामों में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी तरह से देखते रहें, चिंता ना करें, कभी कोई गलती से मिस फैक्ट निकल गया तो मैं तो वो इंसान हूं जो माफी मांगने में मुझे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल वैसे कभी गलती होगी नहीं। आज आते ही आर्टिकल 81 निकल गया, लेकिन आप लोग इतने सजग लोग हैं कि तुरंत मुझे अपडेट किया कि सर 81 नहीं है, आर्टिकल 80 है। मैंने भी तुरंत अपना आपको अपडेट किया, आर्टिकल 80 है। तो दोस्तों आप इसी तरह से हम लोगों को सहयोग करते रहे। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, जोधपुर में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। आप इसी तरह से सुनते रहे, अंडमान से भी कोई व्यक्ति सुन रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से सुनते रहें, इसी तरह से देखते रहें, हम लोगों को मैसेज भेजते रहें। आपके मैसेज हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और मौसम का आनंद लीजिएगा। बरसात के मौसम, काफ़ी दिनों के बाद में बरसात हो रही है, इस मौसम का जरूर आनंद लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.